गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवाज नहीं आ रही आपकी? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी। तो आज हम पढ़ेंगे कि पेडागोजी ऑफ हिंदी। ठीक है, ये कौन सा सब्जेक्ट है? में हमने पढ़ा था लैंग्वेज के बारे में। तो आज हम करेंगे ब्लूम की टैक्सोनॉमी। ब्लूम की टैक्सोनॉमी यानी कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी अनुदेशनात्मक उद्देश्य। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो भाषा जैसे ही है, उर्दू है, ये मैम आपकी अंग्रेजी आवाज है, क्लियर नहीं है। आवाज साफ नहीं आ रही है? हेलो, अब आ मैम रही है? आवाज आ रही है, फिर बीच बीच में कट रही है। नेटवर्क कट रही है? प्रॉब्लम है शायद। जी। अब आ रही है? जी आ रही है मैम। आ आप रही है। कंटिन्यू। ओके। तो जो मतलब लैंग्वेज है आपकी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या फिर पंजाबी, ये सारी की सारी क्या हैं? भाषाएं। ठीक है। और जो विषय हैं वो कौन से हैं? जैसे मान लिया एसएसटी, सिविक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, या साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायो, कॉमर्स में जैसे इको है, और होम साइंस है, मैथ है, कंप्यूटर साइंस है, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? विषय हैं ये सारे के सारे। तो इन विषयों को पढ़ने के लिए हमें कोई ना कोई तो लैंग्वेज लेनी पड़ेगी ना। कोई ना कोई भाषा के जरिए हम इन विषयों को पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो जिस प्रकार से आपने तो इसी प्रकार से ये जो ब्लूम है, इनका पूरा नाम क्या है? BS ब्लूम। इन्होंने अपने उद्देश्य बताया अलग से कि जब टीचिंग हम करते हैं तो इनके लिए, टीचिंग करने के लिए ये बेस्ट है। वैसे तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिकल हैं, इन्होंने अपने अपने व्यू दिए हैं, लेकिन ब्लूम की टैक्सोनॉमी है जो वो सबसे बेस्ट बताई गई है। अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं कि जो शैक्षिक उद्देश्य हैं वो क्या हैं और शैक्षणिक उद्देश्य क्या हैं। शैक्षिक उद्देश्य यानी कि एजुकेशनल एम्स, और शैक्षणिक उद्देश्य यानी कि टीचिंग। अब आपको पता होना चाहिए कि शैक्षिक और शैक्षणिक में क्या डिफरेंस है। शैक्षिक यानी कि ये, इसका कोई मतलब अंत नहीं है, विस्तृत होता है ये। शैक्षिक उद्देश्य क्या है? विस्तृत होता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। और ये जो मतलब जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसकी लास्ट तक सारा का सारा ज्ञान हम तो क्या कि हम के समय करवाया जाता है। यानी कि जो शैक्षणिक उद्देश्य हैं वो विस्तृत होते हैं, और जो शैक्षणिक उद्देश्य है, टीचिंग एम्स हैं, वो सीमित होते हैं। शैक्षिक उद्देश्य है, ये इनकी कोई सीमा नहीं है, और जो शैक्षणिक उद्देश्य हैं उनकी सीमा है। जैसे क्लास का टाइम आपका कि 40 मिनट है, तो हम अपना फिर टाइम ओवर हो जाए तो उसको फिर बंद कर देते हैं। और जो शैक्षिक उद्देश्य हैं वो ज्ञानार्जन के मतलब टाइम पर ही हम मतलब ज्ञानार्जन से ही इसको प्राप्त किया जा सकता है। और जो शैक्षणिक उद्देश्य हैं वो कार्य करने के दौरान ही हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जो ब्लूम के की टैक्सोनॉमी है, अनुदेशनात्मक उद्देश्य हैं, ये कौन से बताए गए हैं। सबसे पहले तो क्या, शिक्षा। शिक्षा के उद्देश्य, इनको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे कि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए ही क्या किया जाता है, शिक्षा के उद्देश्यों का प्रयोग किया जाता है। उद्देश्य जब हमने पिछला में मैंने बताया था कि बच्चों के जो भाव हैं उनको, उनमें बच्चों को अपने भाव समझाने के लिए, समझाने के योग्य बनाना, या फिर उनके विचारों को या अपने विचारों को उन तक पहुंचाना, ये व्यक्त करने का। और जो मतलब हम बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं उस साहित्य की में रुचि उत्पन्न करवाना, या फिर जैसे संस्कृति है या सभ्यता है, इनसे बच्चों को क्या करवाना, परिचित करवाना, या सृजनात्मक है, रचनात्मक है, इन सारी की सारी क्षमताओं का विकास करवाना। और जो भावनात्मक या राष्ट्रीय एकता या नैतिकता,
इन सब चीज़ों का विकास करवाना, ये किस में आएंगे? आपके सामान्य उद्देश्य में आएंगे। तो अब जो मेन टॉपिक है आपका वो क्या है? ब्लूम की टेक्सोनोमी, यानी कि अनुदेशनात्मक उद्देश्य। ये कितने हैं? वैसे तो अगर देखा जाए तो शिक्षा के उद्देश्य इसने ब्लूम के BS ब्लूम ने, जिनका पूरा नाम है, हेलो स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? मैडम आवाज आपकी क्लियर है। आप बोलो मैम, आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक है, ओके सर। हाँ जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं कि अनुदेशनात्मक उद्देश्य, ये किसने बताए हैं? ब्लूम, BS ब्लूम। इन्होंने कब? 1956 ईस्वी में अपने व्यू दिए थे। किसके बारे में? टीचिंग के बारे में। तो ब्लूम ने 3 उद्देश्य बताए हैं। कौन से कौन से? सबसे फर्स्ट है आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य, सेकंड है आपका भावनात्मक उद्देश्य, और थर्ड है आपका क्रियात्मक उद्देश्य। यानी कि ज्ञानात्मक उद्देश्य, इसका संबंध किससे है? मानसिकता से, मानसिक से। और जो भावात्मक है उसका विचारों से, भावों से। और जो थर्ड है आपका क्रियात्मक है, क्रियात्मक का किससे? शारीरिक से। तो BS ब्लूम ने 1956 ईस्वी में 3 उद्देश्यों का वर्णन किया है। अब इनके हम डिटेल में पढ़ते हैं। जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है वो उनके 6 वर्ग बताए गए हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य के 6 वर्ग बताए हैं। कौन से कौन से? फर्स्ट है आपका, सबसे पहले मैं 6 बता देती हूँ आपको। ज्ञान, सेकंड प्रयोग, सेकंड जिसका प्रयोग है आपका विश्लेषण, फिफ्थ है आपका संश्लेषण, और लास्ट में है आपका मूल्यांकन। ये किसमें है? ज्ञानात्मक के 6 वर्ग है ये। तो अब हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं। ज्ञान, ज्ञान यानी कि बिना सोचे समझे किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी विषय के बारे में, मतलब उसको बच्चों को रटवाना या फिर याद करवाना। जैसे कोई सूची के बारे में, या कोई टेबल याद करवाना, या कोई फार्मूला याद करवा देना, या फिर किसी का नाम याद करवा देना, ये किस में आएंगे? आपके ज्ञान में। सेकंड है आपका बोध। बोध में, बोध जैसे नाम से ही है कि अंडरस्टैंडिंग। बोध, बोध का दूसरा नाम मैंने क्या बताया है? अनुबोधन। ये मतलब जो हमने ज्ञान लिया है, जो रटा है, जो मतलब सूची या टेबल या फार्मूला जो भी है, इसकी मतलब अच्छे से, इसको अच्छे से समझ लेना, ये किस में आएगा? बोध में। थर्ड है आपका प्रयोग। प्रयोग यानी कि प्रैक्टिकल रूप से करना। जैसे प्रैक्टिकल करके देख लेना, या फिर मतलब कोई क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन निकाल लेना, या फिर कोई सूत्र वगैरह याद कर लेना, ये सब किस में आएंगे? आपके प्रयोग में। उसके बाद है विश्लेषण। विश्लेषण, विश्लेषण यानी कि कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, या मतलब किसी चीज के छोटे छोटे टुकड़े कर लेना, ये किस में है? विश्लेषण में। उसके बाद है आपका संश्लेषण। संश्लेषण यानी कि जो हमने मतलब किसी भी विषय का या किसी भी टॉपिक करके करना, ये किस में है? संश्लेषण में। उसके बाद है मूल्यांकन। मूल्यांकन यानी कि जो हमने बच्चों को पढ़ाया है, सबसे पहले ज्ञान दिया, फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग उन्होंने मतलब समझा, फिर उसके बाद उसका यूटिलाइज किया, प्रयोग किया, फिर उसके बाद उनको थोड़ा थोड़े भाग में डिवाइड करके उसका विश्लेषण किया, फिर उनको इकट्ठा करके एक क्या बनाई, उनको इकट्ठा किया, यानी कि एक समरी बनाई, वो क्या है? संश्लेषण। और लास्ट में मूल्यांकन, यानी कि जो हमने पढ़ा है उसका मूल्यांकन, उसका रिजल्ट क्या आया है, यानी कि सेमेस्टर की जो परीक्षाएं होती हैं आपकी, वो कितना बच्चों ने सीखा है और कितना मतलब अभी उनमें कमी रह गई, एविडेट करना। तो ये क्या है? ज्ञानात्मक के 6 भाग, वर्ग यानी कि। अब उसके बाद हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे। किसके सेकंड पॉइंट पे? भावात्मक उद्देश्य। जो BS ब्लूम है, उन्होंने 3 उद्देश्य बताए थे। ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक के भी 6 प्रयोग, 6 वर्ग हैं, और जो भावात्मक है उसके भी 6 वर्ग हैं, और क्रियात्मक है उसके भी 6 वर्ग। तो जो भावात्मक है इसका किसने प्रतिपादन किया था? कृथवाल ने किया था। किसने? कृथवाल ने। साथ में ब्लूम ने भी किया था। ब्लूम और इसका जो ये सहयोगी है, सहपाठी है,
यानी कि इसका जो फ्रेंड है कृथवाल है, इन्होंने भावात्मक उद्देश्य के बारे में भी 6 वर्ग बताए हैं। फर्स्ट है आपका अनुकरण। फर्स्ट है आपका अनुकरण यानी कि रिसीव कर लेना। एक्सपर्ट वगैरह को देख करके ये क्या है, अनुकरण करना। उसके बाद सेकंड है आपका अनुक्रिया। पहले मैं एक बार आपको भावात्मक के जो 6 वर्ग हैं उनको एक बता देती हूँ। फर्स्ट है आपका अनुकरण, सेकंड है आपका अनुक्रिया, थर्ड है आपका अनुमूलन और फोर्थ है आपका सह-प्रत्यय कंसेप्ट यानी कि। उसके बाद फिफ्थ है आपका संगठन और सिक्स्थ है आपका चारित्रीकरण। तो फर्स्ट मैंने क्या बताया है, मैं भावात्मक उद्देश्य में अनुकरण यानी कि नकल करके, व्यवहार को देख करके या फिर किसी मतलब एक्सपर्ट को देख करके टीचिंग करना। उसके बाद है सेकंड आपका अनुक्रिया। अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्सिबल हो जाना, यानी कि जो हमने को देख करके सीखा है या काम किया है उसको अपने व्यवहार में लाना या चरित्र में अपनाना शुरू कर देना, ये आपका अनुक्रिया में आएगा। थर्ड है आपका, थर्ड वर्ग कौन सा है भावात्मक का, अनुमूलन यानी कि दूसरों की कॉपी करना, अपने व्यवहार को भी महत्व देना, यानी कि जो हमने दूसरों से सीखा है नकल करके या फिर उससे अपने व्यवहार में जो परिवर्तन लाए हैं उससे अपने व्यवहार में थोड़ा सा और अपने आप भी ऐड कर देना, यानी कि दूसरों की कॉपी करके करना, ये किस में आएगा आपका अनुमूलन में। उसके बाद फोर्थ है आपका कंसेप्ट यानी कि सह-प्रत्यय। में अपने भी अच्छे व्यवहार को डाल देना, जैसे टीचर का व्यवहार देख करके हम अपने अंदर थोड़ा सा चेंज लाएं, या फिर आसपास से कोई अच्छा व्यवहार हो रहा है, कोई अच्छा कार्य हो रहा है तो उसको देख करके भी हम अपने आप में थोड़ा सा चेंज लाएं, तो क्या आसपास के अच्छे व्यवहार को देख कर भी हम उसमें थोड़ा सा परिवर्तन, अपने आप में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये किसमें है आपका कंसेप्ट। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन। संगठन यानी कि फॉर्मल रूप से व्यवहार में परिवर्तन लाना। जैसे थोड़ा बच्चे इसमें क्या करते हैं, संगठन में औरों से जो हमने सीखा है या उसमें थोड़ा सा मतलब परिवर्तन कर देना, अपने व्यवहार में थोड़ा सा और ज़्यादा यानी कि फॉर्मल रूप से व्यवहार करना। जैसे बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा दिखावा करने लग जाते हैं, या हर समय मतलब जो उपयुक्त गुण हैं उनमें थोड़ा सा और अपना ऐड कर देना, ये संगठन में। उसके बाद है आपका चारित्रीकरण। ये कौन सा वर्ग है, सिक्स्थ वर्ग। जब मतलब सभी गुणों को हम इस तरीके से अपना लेते हैं और ये एक जो ये व्यवहार है ये हमें हमारे चरित्र में एक स्थायी रूप से क्या हो जाता है, ढल जाता है, और सारे गुण ये मतलब यानी कि परमानेंट हो जाते हैं, ये सभी चरित्र निर्माण में आएंगे। उसके बाद है आपका थर्ड जो बताया मैंने, क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य में इसके भी 6 ही वर्ग हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य के भी 6 वर्ग थे और भावात्मक उद्देश्य के भी 6 वर्ग थे। थर्ड फोर्थ है आपका सह-प्रत्यय और उसके बाद संगठन और फिर उसके बाद चारित्रीकरण। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट है आपका जो उद्देश्य है क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य का जो किसके साथ है शारीरिकता के साथ। इस व्यवहार का जो इसको हम क्रियात्मक पक्ष उद्देश्य का जो दूसरा नाम है वो क्या है, व्यवहार का करना, नाम भी इसको देते हैं। तो इसमें क्रियात्मक उद्देश्य में क्या है, इसमें 2 स्किल्स भी बताई है, यानी कि कौशल्स। कौन सी वो कौशल कौन सी है, सूक्ष्म गामक, और दूसरा है आपका सकल गामक। क्रियात्मक उद्देश्य में सकल गामक और सूक्ष्म गामक। सूक्ष्म में क्या आएगा कि जो कार्य हम उंगलियों से करते हैं उसको क्या बोलेंगे सूक्ष्म गामक। जैसे कोई हाथ से बटन लगा देना या हाथ से मतलब लिख देना, ये चीजें किस में आएंगी, सूक्ष्म गामक में। सेकंड है आपका क्या है, ये सेकंड क्या बता रही हूँ आपको, ये कौशल्स बता रही हूँ क्रियात्मक में, मतलब यानी कि क्रिया करके देखना।
सकलगामक। तो ये इसमें क्या होता है, शरीर से या शरीर के अंगों का प्रयोग करने से जो कार्य किया जाए उसको सकलगामक कहते हैं। जैसे मतलब चलना या फिर इसमें इसका प्रतिपादन किसने किया था, कर्थवाल सिम्पसन ने और हैरो ने। सिम्पसन और हैरो ने। ज्ञानात्मक उद्देश्य का प्रतिपादन B.S. ब्लूम ने। जो भावात्मक उद्देश्य था उसका कृथवाल ने। और जो क्रियात्मक उद्देश्य है सिम्पसन और हैरो ने। तो इन्होंने भी क्रियात्मक उद्देश्य के 6 ही वर्ग बताए हैं। वो कौन से हैं? फर्स्ट है आपका उद्दीपक, सेकंड है आपका कार्य करना, थर्ड है आपका नियंत्रण करना, और फोर्थ है आपका समन्वय करना, फिफ्थ है आपका स्वाभाविकता, और सिक्स्थ है आदत। तो अब हम इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। उद्दीपक में क्या आएगा कि कार्य करते हुए, जब हम किसी दूसरे को कार्य करते हुए देखते हैं या फिर सुनते हैं या फिर कोई प्रत्यक्ष रूप में देख लेना, ये सारी की सारी उन मतलब कोई कार्य करते हुए देखना, सुनना या समझना या प्रत्यक्ष रूप से कोई भी मतलब एक्टिविटी किसी की देख लेना, तो उसी की ओर हम अपने आप को भी आकर्षित कर लेते हैं। तो ये किसमें है? उद्दीपक में। सेकंड बताया मैंने आपको कार्य करना, मतलब यानी कि जो उद्दीपक में जो हमने पहले देखा था उसको कोशिश करना, उसी कार्य देखा है उसको करना है। आपका नियंत्रण क्या बता रही है मैं आपको, ये क्रियात्मक उद्देश्य के वर्ग। थर्ड है नियंत्रण, यानी कि कार्य को करते करते मतलब हम इतने फ्लो में आ जाते हैं कि अपने आप को नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। तो नियंत्रण, कार्य को करते करते नियंत्रण करना, ये यानी कि कोई मतलब हम जैसे गलती कर देते हैं जल्दी जल्दी फ्लो में आकर के, तो वो गलती ना करना, ये अपने आप को नियंत्रण करना, ये किस में आएगा? नियंत्रण में। उसके बाद है समन्वय यानी कि अब तक जो हमने मतलब कार्य किए हैं, टीचिंग में जो हमने पढ़ा है या जो हम करते आ रहे हैं, उसमें तालमेल बिठा देना, यानी कि कोऑर्डिनेशन कर लेना, ये समन्वय। उसके बाद है स्वाभाविकता यानी कि अब तक जो मतलब यानी कि कोई भी कार्य है उसको अपने स्वभाव में लाना, बार बार मतलब याद करना या किसी को देखना, या ये अपने आप एक स्वभाव में आ जाता है। जैसे मतलब भागते भागते हम पहले बात नहीं कर पाते थे, लेकिन अब भागते भागते हम बात भी कर लेते हैं। और इस कार्य में मतलब कहने का एक्सपर्ट हो जाना, ये बिना गलती किए हुए कोई भी कार्य को कर लेना। जैसे मतलब बाइक चलाना, पहले हम बाइक सीखते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके उसमें मतलब ज़्यादा दूर तक चले जाते हैं। तो बाइक चलाना ये किस में? जैसे अच्छे से एक्सपर्ट हो जाना बाइक चलाते चलाते, तो ये स्वाभाविकता में। उसके बाद है अपना आदत को हम चारित्रीकरण भी कह सकते हैं। जैसे अब आदत बन गई है कि अब ये सब स्वभाव में आ गई है और ये परमानेंट मतलब फिक्स हो गया है कि ये हमारी एक आदत हो गई है कि सिस्टमेटिक हमने ये सारा सब कुछ काम कर लेना है। तो ये क्या था आपका ब्लूम की टैक्सोनॉमी। तो अब इस पे जो बनता है वो क्या है कि मातृभाषा का या मातृ करते हुए सामान्य उद्देश्य पर कीजिए। सामान्य उद्देश्य आते हैं पेपर में तो आपने दूसरे लिखने, और अगर मान लिया मातृभाषा का अर्थ स्पष्ट करते हुए ब्लूम की टैक्सोनॉमी या अनुदेशनात्मक उद्देश्य पेपर में आते हैं, तो आपने ये वाला क्वेश्चन लिखना है कौन से कि इनके सामान्य रूप से उद्देश्य हैं, कौन से बात करते हैं। जो ये टैक्सोनॉमी है ये हर सब्जेक्ट में आएगी, जितने भी आपके पेडागोजी सब्जेक्ट हैं सब में ही आएगा। अब आपने ध्यान ये रखना है, अगर मान लिया हिंदी में आता है, लैंग्वेज में आता है, तो आपने हिंदी शिक्षण में ब्लूम की टैक्सोनॉमी, हिंदी शिक्षण में अनुदेशनात्मक उद्देश्य आपने क्या लिखना है, सामाजिक अध्ययन में, सामाजिक शिक्षण में ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी के सेम रहेगा आपका। ओके,
तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो इतना ही रहेगा। अगर आपने इसमें कुछ प्रॉब्लम है, पूछना है, तो आप पूछ सकते हो।